वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। इस अध्याय के अंदर हम संविधान सभा के बारे में और भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया गया है इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो संविधान होता क्या है, किसे कहते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित व अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें संबंधित देश की सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। साथ ही नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यानी संविधान क्या होता है, तो संविधान नियम और कानून की एक ऐसी किताब है जो लिखित या अलिखित दोनों ही रूप में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत किसी देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। इसके साथ ही साथ नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। संविधान संरचना के आधार पर लिखित व अलिखित दो रूप में होती है। यानी संविधान संरचना के आधार पर या तो वो लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। यानी संविधान लिखित और अलिखित दोनों ही हो सकते हैं। संविधान एक गत्यात्मक स्वरूप का होता है, अतः परिवर्तन के आधार पर संविधान लचीला व कठोर रूप में भी हो सकता है। संविधान वर्तमान में सभी प्रकार की शासन प्रणाली वाले देश में होता है। तो आप समझ गए होंगे संविधान क्या होता है, किसे कहते हैं संविधान। तो एक ऐसी किताब है जिसमें नियम और कानून लिखे गए हैं देश की सरकार के लिए और देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, जिसके अंदर नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों ही स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। आइए जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक द्वारा तैयार स्वराज विधेयक 1895 में देखा जा सकता है। यानी भारत संविधान के निर्माण के बारे में बताया गया है कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले तिलक द्वारा तैयार स्वराज विधेयक के अंदर देखा गया है, जो कि 1895 में आया था। फिर वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की, परंतु एम.एन. रॉय के नेतृत्व में पहली बार औपचारिक संविधान सभा की मांग नेहरू रिपोर्ट 1928 में संविधान सभा पर चर्चा की गई। यानी कि 1924 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने संविधान सभा की मांग करी थी। उसके बाद एम.एन. रॉय ने सबसे पहले औपचारिक संविधान सभा यानी कि ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग करी थी, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में संविधान सभा पर चर्चा की गई थी, जो कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी तब की गई थी। यानी कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने, और उसके बाद औपचारिक रूप से इसको किसने मांगा था, तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर एम.एन. रॉय ने, जो कि 1928 में आई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। आइए देखते हैं संविधान सभा के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय संविधान सभा का निर्माण नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था। यानी भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, तो नवंबर 1946 में। संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, विधानसभा द्वारा किया गया, परंतु देशी रियासतों के लिए सदस्यों को मनोनीत किया गया। संविधान सभा के लिए कुल 389 स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए। 1296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। यानी संविधान सभा में कुल कितने स्थान निर्धारित किए गए थे, तो 389, जिसके अंदर
296 सीटें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत से और 93 जो थी वो देसी रियासतों से आने थे, यानी यहाँ पर लोग जो हैं चुने जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये सबसे वरिष्ठ थे उनके अंदर, इसलिए इन्हीं को अस्थायी यानी कि टेम्पररी हेड बनाया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण 211 सदस्य ही उपस्थित हुए, यानी कि मुस्लिम लोगों ने इसका बहिष्कार किया, उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग की थी जो कि पाकिस्तान था। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई जिसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि परमानेंट हेड कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाकर के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, यानी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। सर B.N. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। ये सवाल काफी पूछे जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, पहली बैठक में क्या हुआ था, दूसरी बैठक में क्या हुआ था, और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो सर B.N. राव। 11 दिसंबर के बाद फिर 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य किया, यानी हमारे को संविधान में क्या बनाना है, कैसे क्या करना है, उसका उद्देश्य प्रस्ताव भी तो डालना था, उसकी प्रस्तावना चाहिए थी जो नेहरू जी ने दी थी। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल में 12 दिन कम, तो इतना टाइम संविधान को बनने में लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूपेण लागू कर भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। तो देखिए भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो इस पैराग्राफ के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं जिसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, यानी कि प्रियम्बल है, जिसके अंदर लिखा गया है भारत का संविधान, यानी इसकी उद्देशिका किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अंदर लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और बाद में इसको संविधान में जोड़ा गया। आज तक उद्देशिका के अंदर एक ही संशोधन किया गया है, यानी कि एक ही अमेंडमेंट किया गया है जो कि था 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया, यानी ये शब्द पहले नहीं थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आज तक केवल एक ही संशोधन इसमें किया गया है और अब इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, यानी कि हमारी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कही जाती है। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना कि संविधान के इस मूल ढांचे को अब बदला नहीं जा सकता। तो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन के बाद, और ये केवल एक संशोधन इसमें किया गया है, इसके बाद ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है और ना ही कोई
करेगा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमने जाना कि जो प्रस्तावना थी ये किन्होंने दी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाद में इसको संविधान में जोड़ा गया। इसमें अब तक एक ही संशोधन किया गया है जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसको संविधान की कुंजी भी कही जाती है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं संविधान निर्माण के संबंध में समितियां कौन कौन सी बनाई गई थी। तो देखिए, सबसे पहले प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर मूल अधिकार समिति, सरदार पटेल। फिर संचालन समिति तथा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? सरदार पटेल। तो ये थे संविधान निर्माण से संबंधित समितियां और उनके अध्यक्ष। आइए जानते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान निर्माण तथा विकास दोनों का ही परिणाम है, यानी भारतीय संविधान निर्माण और विकास दोनों का ही क्या है? परिणाम है। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 2/3 प्रावधान लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 2/3 प्रावधान लिए गए हैं। साथ ही विश्व के प्रमुख संविधानों से उचित तथा सम्यक प्रावधान लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर किस देश से कौन से उचित और प्रावधान लिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपात उपबंध, इमरजेंसी। ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान तथा 1935 के अधिनियम से। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 के अंदर है, आर्टिकल नंबर 35 से 51 तक। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में मनोनयन, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में मनोनयन, ये कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से। उद्देशिका की भावना, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्ति विभाजन, यानी केंद्र यानी सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी और इनके बीच में कैसे पावर की डिवीजन की जाएगी, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक शासन, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये कहाँ से लिए? कनाडा से। मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। एकल नागरिकता, भारत के अंदर एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो एकल नागरिकता, संसदीय शासन यानी कि पार्लियामेंट और कानून बनाने का जो शासन है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ये भारत के अंदर ही था पहले से, तो वहीं से हमने ले लिया। संविधान संशोधन यानी कि संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट की जाएगी वो दक्षिण अफ्रीका से। और मौलिक कर्तव्य, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया था। आइए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान इतना विशेष क्यों है? तो सबसे पहले तो आप जान गए कि विशाल और लिखित संविधान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। प्रारंभ में इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब 12 अनुसूची हैं, 25 भाग हैं और लगभग 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं। उसके बाद देखिए, संघवाद या संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का सामान्य अर्थ है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों व कार्यों का विभाजन। भारत की जो राज्य व्यवस्था वो कैसी है? संघवाद या संघात्मक व्यवस्था। जिस देश का भौगोलिक स्वरूप बड़ा हो, देश सर्वत्र रूप से विविधतापूर्ण हो, ऐसे देश के लिए संघात्मक स्वरूप वाली शासन व्यवस्था अधिक उचित है। संघवाद का एक साधारण अर्थ यह भी है कि एक देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का एक साधारण अर्थ यह भी है कि एक देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार के रूप में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी कि भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद स्थानीय सरकार भी होती है, यानी लोकल गवर्नमेंट भी, जैसे पंचायत वगैरह। भारत में संघात्मक व्यवस्था के तहत शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी सारी शक्तियां किसी भी एक सरकार के पास नहीं है। तीसरा पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के
गणतंत्रात्मक रूप को अपनाया गया, अर्थात शासन या राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। यानी भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी शासन करता है, चाहे देश में चाहे राज्य का, इसका जो प्रमुख बनेगा यानी हेड बनेगा वो वंशानुगत नहीं होगा। उसके बाद है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक लिखे गए हैं। हमारे मूल अधिकार यानी जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। राज्य कर्तव्यों का निर्धारण नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में लिखा गया है, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। तो पार्ट 4 के अंदर क्या लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, और इससे पहले 12 से लेकर 35 तक ये पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो जनता के लिए है, यानी यहाँ के नागरिकों के लिए है। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को संशोधन द्वारा समाहित किया गया। तो इसकी वर्तमान में संख्या 11 है, यानी कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो वे 11 है। तो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 6 हमारे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो अब 6 है। तो ये हमारी थी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है। आगे देखते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। अब भारतीय संविधान में निर्धारित मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की बात की गई है, तो ये पार्ट 3 के अंदर लिखा है, ये सबको पता है। तो सबसे पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जिसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता, चाहे राजा हो, प्रजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी कानून के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। आर्टिकल नंबर 15 में देखिए क्या बताया गया है? धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, यानी कि किसी के भी धर्म, उसका जो वंश है, उसकी जाति और कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, इसके आधार पर उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 के अंदर बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल नंबर 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों की समाप्ति, यानी कि जैसे कि पहले होते थे ना लोग ठाकुर, राजपूत लिखा करते थे अपने पीछे, तो ये उपाधि अब वे नहीं रख सकते हैं अपने पास, इसका अंत कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 18 से। तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आपने पढ़ा, जो कि राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि समानता का अधिकार है। उसके बाद हमारे को दूसरा अधिकार दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक लिखा हुआ है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 19 में क्या लिखा है? वाक, यानी कि बात, जो हम स्पीच वगैरह देते हैं या भाषण। तो वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को क्या कर सकते हो? स्वतंत्र ही प्रकट कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होता तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 21A शिक्षा का अधिकार। ये पहला हमारा मूल अधिकार नहीं था, लेकिन 86वें संशोधन के बाद इसको हमारा मूल अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में हमारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, हमारे को आर्टिकल नंबर 22 में पता चलता है। ब्रीफली पढ़ेंगे इनके बारे में कभी, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में लिखा गया है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 23 में क्या लिखा गया है? मानव के व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव का जो व्यापार होता था, पहले मानव को बेच दिया जाता था, तो वो अब नहीं कर सकते क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध है। और आर्टिकल नंबर 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत फैक्ट्रीज के अंदर बच्चे काम नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा? छीनने की कोशिश करेगा, जो कि कानूनन जुर्म है। उसके बाद हमारा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक। देखिए आर्टिकल नंबर 25 में क्या बताया गया है? अंतःकरण तथा धर्म पालन की
स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, ये आपको आर्टिकल नंबर 25 बताता है। आर्टिकल 26 आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, यानी कि आप अपने धर्म के कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 आपको देता है धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर की छूट, यानी कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोई भी ऐसी संस्थान जहाँ पे धार्मिक चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता है, जैसे मंदिर वगैरह के अंदर टैक्स नहीं लिया जाता है। उसके बाद है धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 हमें देता है। ये खास करके अल्पसंख्यकों के लिए है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल नंबर 29 और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रबंध की स्वतंत्रता ये आर्टिकल नंबर 30 देता है, यानी कि वो स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा अधिकार वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमें ये सारे अधिकार मिल तो रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा, हम लेने किससे जाएंगे अगर कोई हमसे ये अधिकार छीने। तो ये बात हमारे को इसके अंदर बताया गया है कि मूल अधिकारों का परिवर्तन अम्बेडकर ने से संविधान की आत्मा का है, यानी आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का है। ये बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का है। बाकी आर्टिकल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स। आगे देखिए क्या बताया गया है। संविधान के बारे में और बातें बताई गई हैं, जैसे कि शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा शक्ति का पृथकीकरण यानी कि कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच किया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर किसी का भी हक नहीं चलता है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षण बताया गया है। उसके बाद देखिए 6 पॉइंट में क्या है। संविधान संशोधन में ब्रिटेन की भांति सरल तथा अमेरिका की भांति कठिन दोनों प्रकार का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है एकात्मक तथा संघात्मक गुण। यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, संघात्मक है। इसमें केंद्र तथा राज्य का विधान बताया गया है, परंतु आवश्यकता अनुसार एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। विषयों का विभाजन संघीय सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची में किया गया है। उसके बाद है वयस्क मताधिकार, यानी कि हमारे को वोट देने का अधिकार। संकटकालीन प्रावधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को मताधिकार यानी कि निर्धारित शर्तों के साथ प्राप्त है, यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्या है, मत का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये 18 साल से ऊपर वालों के लिए। साथ ही विशेष संकट के समय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, यानी कोई ऐसा टाइम आ जाता है कंट्री के ऊपर, कोई संकट आ जाता है तो कंट्री पे इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। प्रस्तावना, पंचायती राज, पंथ निरपेक्षता आदि का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा तथा सभी धर्मों को समान महत्व देगा। इसलिए भारत का कोई भी धर्म नहीं है और यहाँ पर सभी धर्म को एक समान महत्व मिलता है। इसीलिए आपको धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव भारत के अंदर नहीं मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी कि किसी भी एक धर्म को उस राज्य में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है और यहाँ पर प्रत्येक धर्म को महत्व मिलेगा एक समान। इसलिए किसी भी राज्य को ये पावन नहीं है कि वो किसी भी एक धर्म को किसी भी रूप में बढ़ावा दे सके। तो ये विशेषताएं थी भारत के संविधान की। आगे देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है कुछ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ पे प्रत्येक धर्म को एक समान महत्व दिया जाएगा। राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। भारत में राज्य की बागडोर किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में नहीं है और ना ही किसी एक धर्म का समर्थन करता है। उसके बाद देखिए राज्य हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है, यानी कि धर्म के मामले में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत में राज्य सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करते हुए धार्मिक क्रियाकलापों में कोई दखल नहीं देता, यानी यहाँ पर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है वो भी प्रत्येक कार्य कर सकता है, जैसे मंदिर वगैरह बनाना, सत्संग वगैरह करना। इसी प्रकार कोई मुस्लिम है तो वो भी मस्जिद वगैरह उसमें बैठा करना, ये प्रत्येक कार्य प्रत्येक धर्म का व्यक्ति कर सकता है, यानी कि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति प्रत्येक धार्मिक क्रियाकलाप
कर सकते हैं, इसके अंदर राज्य कोई भी दखल नहीं देगा। राज्य युक्ति युक्त हस्तक्षेप करता है। राज्य धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को समाप्त करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए राज्य समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों पर हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। तो इस अध्याय के अंदर इतना ही। हमने जाना संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, संविधान किसे कहते हैं, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, भारतीय संविधान के स्रोत क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, और भारत धर्मनिरपेक्ष यानी भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार कार्य करती है उसको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।